बृहस्पति जो है वह सिंह राशि में प्रवेश करती है, इसलिए इस कुंभ मेले को सिंहस्थ मेला कहा जाता है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि योगेश मालविया जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, वे एकमात्र मलखंभ प्रशिक्षक हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तब हम देखेंगे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और पुनर्विकास परियोजना, जो कि अभी करंट में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं तनु मालविया केवीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ और प्रदेश यात्रा नामक इस श्रृंखला में हमारा आज का विषय होगा महाकाल की नगरी उज्जैन। तो आइए शुरुआत करते हैं। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित जिला है और अब उज्जैन से संबंधित हम जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन पर गौर करेंगे। यहाँ पर उज्जैन जो है उज्जैन संभाग का ही एक जिला है और उज्जैन संभाग के अलावा उज्जैन जिले के अलावा इस उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले हैं, जिनमें पहला है नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर, उज्जैन, शाजापुर और देवास। ये 7 जिले जो हैं वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और उज्जैन संभाग के पड़ोसी जिलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे हम ये भी मैप में देखेंगे। रतलाम, आगर, शाजापुर, इंदौर, देवास और धार, ये जो जिले हैं ये उज्जैन की सीमा को छूते हैं, अर्थात उज्जैन के पड़ोसी जिलों के रूप में इन जिलों के नाम आएंगे रतलाम, मालवा, शाजापुर, इंदौर, देवास और धार। यहाँ पर हम अगली चीज ये देखेंगे कि जो उज्जैन संभाग है वो इस ऐसी जगह स्थित है जहाँ कोई भी राज्य इसकी सीमा को नहीं छूता है। अर्थात यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उज्जैन कौन से राज्य की सीमा को छूता है, तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो उज्जैन की सीमा को छूता है। अब अगली चीज हम देखेंगे इसका परिचय। तो परिचय में हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर त्रिपुर राक्षस का वध करके जो भगवान शंकर है उसने इस नगरी को बसाया था, जिसका उल्लेख हमें स्कंद पुराण से मिलता है। अब यहाँ पर भी याद रखने योग्य चीज, सर्वप्रथम उल्लेख तो किस चीज में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। और दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि इस नगरी उज्जैनी को बसाया किसने था? तो शंकर ने बसाया, शंकर भगवान ने बसाया था। और ये किस चीज में उल्लेखित है? तो ये स्कंद पुराण में उल्लेखित है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे परिचय के अंतर्गत ही स्थापना संबंधित ऐतिहासिकता। तो स्थापना संबंधित ऐतिहासिकता के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही हमारे उज्जैन शहर का भी गठन हुआ था, उज्जैन जिला भी निर्मित हुआ था, जिसकी दिनांक क्या है? 1 नवंबर 1956, जो भी याद रखने योग्य चीज है। अब अगली चीज हम देखेंगे अन्य नाम। तो उज्जैन शहर को किस किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पवित्र नगरी के नाम से। दूसरा, मंदिरों की नगरी, क्योंकि हर जगह मंदिर ही मंदिर है। तीसरी चीज है मंगल की जन्मभूमि भी इसे कहा जाता है। मूर्तियों की नगरी कहा जाता है उज्जयिनी, अवंतिका। महाकाल स्थली कहा जाता है, अमरावती संस्कृति राजधानी, पृथ्वी का रत्न कहा जाता है। इसकी ऐतिहासिकता या घटनाक्रम, तो 600 ईसा पूर्व हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करती थी, जिसमें से एक महाजनपद थी उज्जैन, जिसे अवंती महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और इसे 2 भागों में बांटा गया था, जहां पर पहला भाग था उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दूसरा भाग था दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी थी महिष्मती। अब हम इसके प्रमुख शासनकर्ता के रूप में कुछ लोगों को देखेंगे, जिनका नाम है, सबसे पहले स्थापना करता है अच्युतगामी, जो कि दीप वंश से संबंधित था। और दूसरे प्रमुख शासक है विक्रमादित्य। तीसरे प्रमुख शासक है अशोक, जो कि 11 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया जिन्होंने। और इनका ये युवराज काल में यहाँ के प्रांतपति हुआ करते थे। और अशोक के बाद हर्षवर्धन ने यहाँ शासन किया। इसके उपरांत यहाँ पर इल्तुतमिश, जो कि इल्बरी तुर्क था, जिसने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर लूट मचाई। और उसके उपरांत सिंधिया वंश के जो राणोजी सिंधिया हैं, उनके द्वारा महाकालेश्वर का जीर्णोद्धार कराया गया। अब देखेंगे हम इसकी भौगोलिक दशा। तो भौगोलिक दशा में देखेंगे कि उज्जैन जो कि मालवा पठार का हिस्सा है और जिसका क्षेत्रफल क्या है? 609 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और इसके पड़ोसी जिले तो हम देख ही चुके हैं, देवास, आगर,
मालवा, धार, इंदौर, शाजापुर और रतलाम, ये यहाँ के पड़ोसी जिले हैं। और मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि पड़ोसी राज्य में यहाँ कोई राज्य नहीं है जो उज्जैन की सीमा को छूता है। अब अगली चीज हम देखेंगे संबंधित संभाग। तो संभाग हम देख चुके हैं कि उज्जैन जिला उज्जैन संभाग का ही हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 7 जिले और आते हैं, जिसके नाम यहाँ लिखे हैं: उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर मालवा। ये 7 जिले हैं जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ की मृदा, तो यहाँ की मृदा है काली मृदा, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। और काली मृदा का संबंध तो आप जानते ही हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से होता है। और ये मालवा का पठार जो है वो दक्कन ट्रेप का हिस्सा है, और दक्कन ट्रेप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर मालवा के पठार में भी काली मृदा पाई जाती है। और अब यहाँ वर्षा और तापमान, तो वर्षा और तापमान में देखेंगे हम कि यहाँ का औसत तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, और यहाँ की वर्षा है 25 से 100 सेंटीमीटर। और जैसी वर्षा है वैसी ही फसल और वनस्पतियाँ और वन पाए जाते हैं। अब फसल के रूप में यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखेंगे सोयाबीन, गेहूँ, आलू, चना और ज्वार, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और अगला हम वनस्पति देखेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ के वनस्पतियों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल, पलाश, तेंदू आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो कि सागौन और शीशम जो कि आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति है। अब हम अगली चीज देखेंगे यहाँ की नदी व नदी परियोजना। अब नदी परियोजना के अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ पर जो नदी है वह प्रमुख रूप से शिप्रा, जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है। अगर हमें पूछा जाए कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो मालवा की गंगा शिप्रा को कहा जाता है। और काली सिंध जो कि देवास से निकलती है, और शिप्रा के तट पर ही हमारा महाकालेश्वर स्थित है। और अब शिप्रा पर ही यहाँ पर नर्मदा जोड़ो परियोजना, मतलब नर्मदा लिंक परियोजना, जो कि 2012 में, सितंबर 2012 में जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। अब शिप्रा नर्मदा जोड़ो परियोजना क्या है? जहाँ पर शिप्रा नदी और नर्मदा नदी को जोड़ा जाएगा, इसलिए इसे नर्मदा लिंक परियोजना कहा जाता है, कि जो कि सितंबर 2012 में सैद्धांतिक मंजूरी मिली जिसे, और 29 नवंबर 2012 को लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। अब खनिज, प्रमुख खनिज के रूप में हम देखेंगे कि उज्जैन में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ प्रमुख रूप से लौह अयस्क और चूना पाया जाता है। अब अगली चीज हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत हम उद्योग और अनुसंधान केंद्रों को देखेंगे, जो कि बहुत प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना, प्रमुख उद्योग के रूप में यहाँ पर है कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना। दूसरी चीज है कैलेंडरिंग प्लांट और अलजशीन शिल्प, जिसे भैरवगढ़ शिल्प भी कहते हैं, वो भी यहीं पर स्थित है। अब अगली चीज है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है, जो कि मुख्य तथ्य के रूप में हम देख सकते हैं इसे। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना पूछा जाए सोयाबीन कारखाना, तो वो उज्जैन में स्थित है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की 5 शीर्ष क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध संघ में भी उज्जैन शामिल है। और सेठ गोविंद दास चीनी मिल यहीं पर स्थित है, और हीरा मिल्स लिमिटेड भी यहीं पर स्थित है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र, तो प्रमुख अनुसंधान केंद्र के हम रूप में हम देखेंगे कि अब एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना यहाँ है, तो यहीं पर राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी स्थित होगा। और सर्प अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, और अगला प्राच्य विद्या शोध अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। अब अगली चीज हम देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य में हम देखेंगे जनजाति। तो जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से बंजारा जनजाति पाई जाती है, जो कि कहीं भी एक रूप से स्थित नहीं होती है, घुमक्कड़ जाति के रूप में जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बोली जाती है मालवी। यहाँ पर मेला लगता है सिंहस्थ का कुंभ मेला, और कुंभ मेला हमारे पूरे देश में 4 जगह आयोजित होता है। पहला उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार, ये 4 जगह हैं जहाँ पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। और परंतु उज्जैन के
कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। सिर्फ उज्जैन के मेले को ही सिंहस्थ कहा जाता है। अन्य दूसरे मेले कुंभ मेला के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन उज्जैन के मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि बृहस्पति राशि में बृहस्पति जो है वह सिंह राशि में प्रवेश करती है, इसलिए इस कुंभ मेले को सिंहस्थ मेला कहा जाता है। अब अगली चीज हम देखेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल जो कि हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक संपन्नता का सूचक भी हो सकता है, जहां पर सबसे पहले हम देखेंगे सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम तो सब जानते ही हैं, जहां पर भगवान कृष्ण ने शिक्षा अर्जित की थी, वह सांदीपनी आश्रम यहाँ पर स्थित है। भैरव मंदिर, रामघाट, वैश्य टेकरी, महाकाल मंदिर। अब महाकाल मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? यहाँ का जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है। स्वयंभू अर्थात क्या? जो जिसमें कृत्रिम हस्तक्षेप नहीं है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, उसे स्वयंभू कहते हैं। दूसरी चीज है जो कि प्रमुख रूप से पूछी जाती है कि महाकाल मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी प्रकृति क्या है, तो वह दक्षिण मुखी शिवलिंग है और यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और मध्य प्रदेश में कुल 2 ज्योतिर्लिंग है, पहला महाकालेश्वर और दूसरा ओंकारेश्वर, जो कि यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। अब भर्तहरि की गुफाएं, जो कि भर्तहरि की योग साधना को दर्शाती है, वो भी यहीं पर स्थित है। दूसरी चीज हम देखेंगे मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर जिसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है मंगलनाथ मंदिर को। अगली चीज हरसिद्धि मंदिर, जंतर मंतर, गोपाल मंदिर और कामधेनु अभ्यारण्य ग्राम सालरिया में है, जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। अब हम यहाँ पर प्रमुख पर्व के रूप में देखेंगे। सबसे पहला प्रमुख पर्व है मालवा उत्सव, जो कि 1991 से यहाँ आयोजित हो रहा है। दूसरा है कालिदास समारोह, क्योंकि कालिदास का जन्म यहीं हुआ है, ये कालिदास की नगरी कही जाती है। टेपा समारोह और कुंभ आयोजन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ के एकमात्र यह कुंभ मेला है जिसे सिंहस्थ कहा जाता है, अन्य मेले सिर्फ कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। अगली चीज हम देखेंगे कि यह अंतिम बार कब हुआ था, तो अंतिम बार इसका आयोजन 2016 में हुआ था और अगला आयोजन कब होगा, तो 2028 में इसका अगला सिंहस्थ आयोजित होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ की जनगणना, और जनगणना में हम प्रथम बिंदु क्या देखेंगे, कुल जनसंख्या। तो ये उज्जैन जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, 19,86,864 यहाँ की कुल जनसंख्या है। दूसरी चीज देखेंगे घनत्व, अर्थात घनत्व किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग उपस्थित हैं उसे हम यहाँ का घनत्व कहते हैं। और घनत्व यहाँ का है 326 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उपस्थित हैं। अगली चीज देखेंगे साक्षरता। साक्षरता का अर्थ होता है 7 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जो कि पढ़ना लिखना जानता हो, इसे साक्षरता कहते हैं। और यहाँ की कुल साक्षरता कितनी है, 72.34% यहाँ की कुल साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता है 83.46% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता में हम देखेंगे 60.74% यहाँ की महिला साक्षरता है। अगली चीज देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर यहाँ कितनी महिलाएं हैं, उसे हम यहाँ का लिंगानुपात कहेंगे। तो यहाँ पर लिंगानुपात है 955, यहाँ का लिंगानुपात है। अगली चीज अब हम देखेंगे राजनीतिक स्वरूप। यहाँ की राजनीतिक स्वरूप में हम देखेंगे सबसे पहले विधानसभा सीट। तो उज्जैन जिले में 7 विधानसभा सीट है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी जगह है, नागदा, खाचरोद, महिदपुर, उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण और तराना, ये यहाँ की 7 विधानसभा सीटें हैं। फिर अगली है लोकसभा सीट। तो लोकसभा सीट या यहाँ के सांसद कौन है, अनिल फिजोरिया जी, जो कि बीजेपी के सदस्य हैं, ये यहाँ के सांसद हैं। अब प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में हम देखेंगे कालिदास, जो कि हम देख चुके हैं, इसे कालिदास की नगरी कहते हैं। भर्तहरि, यहाँ पर भर्तहरि की गुफाएं भी है। शरद जोशी जो कि एक साहित्यकार हैं, वह भी बहुत प्रसिद्ध है। कवि प्रदीप,
कवि प्रदीप जिन्होंने 1962 में चीन और भारत युद्ध के समय शहीद हुए सिपाहियों के लिए ए मेरे वतन के लोगों नामक गीत लिखा था, जो कि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जिस गीत ने वो कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया था। और दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ पर यशोदा देवी जो कि विधानसभा की पहली महिला सदस्य रही है, वो कौन है? यशोदा देवी। और अनिल माधव दवे कौन है? यहाँ के पर्यावरणविद रहे हैं। अगली चीज देखेंगे, एक जिला एक उत्पाद, जो कि अभी अभी करंट अफेयर के रूप में आप इसको नोट कर सकते हैं। बॉटिक प्रिंट, उज्जैन में एक जिला एक उत्पाद के रूप में क्या है? बॉटिक प्रिंट प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ देखेंगे खेल, तो खेल प्रमुख खेल के रूप में हम देखेंगे कि एकेडमी, यहाँ पर खेल अकादमी कौन कौन सी है? तो पहली खेल अकादमी जिम्नास्टिक एकेडमी, दूसरा मलखम्ब एकेडमी। यहाँ पर ये दोनों एकेडमी संचालित है। दूसरी चीज है खेल, तो यहाँ की मलखम्ब को 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। और पुरस्कार, तो मलखम्ब के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 से दिया जा रहा है, जिसकी राशि को अब 2 गुना कर दिया गया है। पहले 1 लाख रुपए थी, अब 2 लाख रुपए दिए जाने लगे हैं। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि योगेश मालविया, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, वे एकमात्र मलखम्ब प्रशिक्षक हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तब हम देखेंगे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और पुनर्विकास परियोजना, जो कि अभी करंट में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। तो हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय। तो यहाँ के प्रमुख अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रमुख अतिथि थे, जिन्होंने 11 अक्टूबर 2022 को यहाँ का शिलान्यास किया। फिर इसका उद्घाटन महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन किया उन्होंने, और कौन से शहर में? उज्जैन शहर, क्योंकि हम उज्जैन के बारे में ही जान रहे हैं। अगली चीज हम देखेंगे नाम परिवर्तन। जो महाकालेश्वर कॉरिडोर है उसका नाम परिवर्तित कर महाकाल महालोक कर दिया गया है। नाम परिवर्तन कर महाकाल महालोक कर दिया गया है। और इस परियोजना की लागत कितनी है? 350 करोड़ रुपए यहाँ की लागत है। योजना, अब योजना का उद्देश्य क्या है और योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है महाकालेश्वर महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना, जहां पर इसका उद्देश्य क्या है कि महाकालेश्वर और उसके आसपास की जो जगह हैं उनका विस्तार, पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण करना यहाँ का उद्देश्य है। और इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है। पहला जो चरण है वो पूर्ण हो चुका है, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो दूसरा चरण है वह अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। अब यहाँ इसका प्रावधान क्या है? इस परियोजना का प्रावधान है 2.82 हेक्टेयर के मंदिर परिसर को विस्तार देकर कितना? 47 हेक्टेयर तक करना इस परियोजना का उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत जो 17 हेक्टेयर की कौन सी झील? रुद्र सागर झील, उसको भी शामिल किया गया है। अगली चीज अब हम देखेंगे प्रथम चरण। अब यह 2 चरणों में है और जो प्रथम चरण पूरा हो चुका है उसे अब हम देखेंगे। तो प्रथम चरण के अंतर्गत सबसे पहले विजिटर प्लाजा का निर्माण, जिसमें 2 द्वार होंगे। पहला द्वार नंदी द्वार, दूसरा द्वार पिनाका द्वार। और इसकी क्षमता क्या होगी? 20,000 तीर्थयात्री को यहाँ पर सुविधा प्राप्त होगी। अब दूसरी चीज हम देखेंगे, विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज, एंट्री पॉइंट पर टिकटिंग और कियोस्क की भी सुविधा होगी। उसके साथ में 900 मीटर पैदल यात्री गलियारे का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर 900 मीटर पैदल यात्री गलियारे का निर्माण किया जाएगा, जो कि हो चुका है। और उसके आसपास में इसी गलियारे में 108 भित्ति चित्र और 93 मूर्तियां, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएगी? शिव विवाह, त्रिपुरा सुरवध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप, इन चीजों का निर्माण किया गया है, जो कि 900 मीटर पैदल यात्री जब उस गलियारे से गुजरेंगे तो देख सकेंगे। अब अगली चीज देखेंगे 128 सुविधा बिंदु, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? शॉपिंग मॉल, फूल वाला, भोजनालय, हस्तशिल्प स्टोर आदि यहाँ पर लगे जा सकते हैं।
अब हम देखेंगे इसका दूसरा चरण। तो दूसरे चरण के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी लागत। तो इसकी लागत कितनी तय की गई है? 310.22 करोड़ यहाँ की लागत है। अब उद्देश्य, अब दूसरे चरण के उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला उद्देश्य है मंदिर के पूर्वी व उत्तरी मोर्चे का विस्तार करना, जिसमें विभिन्न क्षेत्र, तो विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? महाराजवाड़ा, महल गेट, हरी फाटक ब्रिज और रामघाट अग्रभाग और बेगम बाग रोड आदि जगहों का विकास किया जाएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पे जो प्रभावित लोग रहेंगे, जो यहाँ इस स्थान पर स्थित थे, जो वो प्रभावित लोग हैं, उन्हें पुनर्वास के लिए भी राशि दी जाएगी। अब यहाँ संबद्ध, तो ये किस प्रोग्राम के तहत इस परियोजना को शुरू किया गया है? तो यह सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम के तहत यह परियोजना लागू की गई है। दूसरी चीज हम देखेंगे, यहाँ इसको फंडिंग कौन सी एजेंसी करती है? इस परियोजना में फंडिंग कौन सी एजेंसी करेगी? एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट यहाँ फंडिंग करेगी, मतलब निवेश करेंगे वो। अब कुछ अन्य तथ्य में हम देख ही चुके हैं कि ये महान कवि कालिदास की जन्मस्थली होने के कारण कालिदास नगरी कही जाती है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया है। तो प्रजादूत, विक्रम दर्शक, अवंतिका, जलती मशाल, ब्रिगेडियर नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन उज्जैन में ही हुआ है, जो कि पूछे गए सवाल हैं, जिनमें इन्हें पूछा जाता है कि प्रजादूत कौन से शहर से प्रकाशित समाचार पत्र है? तो वो उज्जैन है। तो हम क्या बताएंगे? उज्जैन। अब यहाँ पर क्या क्या और विशेष चीजें हैं? महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं यहाँ पर। महर्षि पाणिनि शिक्षा संस्कृत विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी, जो कि आज बहुत प्रसिद्ध है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रयास पसंद आया होगा और इसके पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप केवीएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। धन्यवाद।